दोस्तों, ज़रा सोचिए कि अंतरिक्ष की गहराइयों से एक बेहद आधुनिक उड़न तश्तरी अचानक टूटकर धरती के एक सुनसान तालाब में गिर जाए। उस यान से एक ऐसा इंसान बाहर आता है जो अपनी तकनीक से इस अनजान दुनिया का पूरा इतिहास पल भर में अपने दिमाग में डाउनलोड कर लेता है। लेकिन मुसीबत तब शुरू होती है जब उसे पता चलता है कि उसके साथ उस यान में अंतरिक्ष का सबसे खूंखार और जानलेवा राक्षस भी छिपकर इस धरती पर आ चुका है, जो इंसानों को जिंदा चबा जाता है। आज मूवी डिकोडर पर हम एक ऐसी ही अनोखी और दिल दहला देने वाली सस्पेंस थ्रिलर कहानी को डिकोड करने जा रहे हैं, जहां भविष्य की तकनीक और पुराने ज़माने के जांबाज वाइकिंग्स योद्धा मिलकर एक भयानक जीव का शिकार करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए इस रोमांचक सफ़र को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक विशाल अंतरिक्ष यान से, जो ब्रह्मांड की ऊंचाइयों से बेहद भयानक रफ्तार के साथ नीचे की तरफ गिर रहा था। देखते ही देखते वो यान सीधे जाके गहरे तालाब में समा जाता है। कुछ ही पलों के बाद उस यान का दरवाज़ा खुलता है और अजीब से स्पेस सूट पहने दो लोग बाहर आते हैं। उनमें से एक होश में था, जिसने अपने बेहोश पड़े साथी को बड़ी मुश्किल से घसीट कर पानी से बाहर निकाला और खुद थकान की वजह से वहीं ज़मीन पर सो गया। नींद में उसे अपने खुद के ग्रह पर बिताए हुए पुराने दिनों की कुछ खूबसूरत झलकियां दिखाई देती हैं। काफ़ी समय के बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके उस बेहोश साथी के सीने पर किसी जंगली जीव के नाखूनों के बहुत गहरे और खौफनाक घाव थे, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। तभी अचानक उस तालाब के पानी में डूबे हुए कंप्यूटर से एक तेज आवाज़ गूंजती है। वो आदमी तुरंत पानी के अंदर हाथ डालकर उस कंप्यूटर डिवाइस को बाहर खींचता है और इस नई जगह के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करता है। वो बाकी बचे हुए यानों की लोकेशन ढूंढता है, लेकिन कंप्यूटर साफ मना कर देता है कि आसपास कोई भी दूसरा यान मौजूद नहीं है। ये सुनकर वो पूरी तरह हताश हो जाता है। इसके बाद वो कंप्यूटर की एक बारीक तार को सीधे अपनी आंख के पास जोड़ता है और एक ही झटके में इस अनजान ग्रह का पूरा इतिहास, यहाँ के खतरनाक जानवर, यहाँ की भाषाएं और लोगों के रहन सहन का सारा ज्ञान उसके दिमाग में समा जाता है। अब वो अपनी आधुनिक बंदूक निकालता है और जंगल में निशानेबाजी का अभ्यास करने लगता है। शाम होते ही वो अपने मरे हुए साथी के सम्मान में एक गहरी कब्र खोदता है और उसे वहां दफना देता है। अब इस अकेले योद्धा का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपनी इस बंदूक के दम पर इस खूंखार जंगल को पार करना और किसी भी तरह अपने ग्रह पर वापस लौटना। काफ़ी दूरी तय करने के बाद वो जंगल के बीच एक विशालकाय व्हेल मछली की सड़ी हुई लाश के सामने रुकता है। उस लाश की हालत देखकर वो तुरंत समझ जाता है कि ये काम किसी आम इंसान या जानवर का नहीं हो सकता। आगे बढ़ने पर उसे एक छोटा सा गांव दिखाई देता है, लेकिन वो पूरा इलाका किसी भयंकर कत्लेआम की वजह से पूरी तरह तबाह हो चुका था और चारों तरफ सिर्फ बर्बादी का मंजर था। तभी उस अजनबी को महसूस होता है कि कोई गुपचुप तरीके से उस पर पैनी नज़र रखे हुए है। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागता है, लेकिन तभी एक घुड़सवार योद्धा तेजी से उसके पीछे लग जाता है। वो घुड़सवार उस अजनबी पर पीछे से जोरदार हमला करके उसे वहीं बेहोश कर देता है और इस अफरा तफरी में उस अजनबी की बेशकीमती बंदूक पास ही बहती नदी के गहरे पानी में गिर जाती है। अब उस अजनबी को बंधक बना लिया जाता है और बेहोशी की हालत में उसे वाइकिंग्स के एक बड़े गांव में लाया जाता है, जो सुरक्षा के लिए चारों तरफ से लकड़ी की ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। इसके बाद हमारी नज़र इस कबीले के शक्तिशाली राजा रथगर पर पड़ती है, जो अपनी निडर बेटी फ्रेया के साथ मैदान में तलवारबाजी का कड़ा अभ्यास कर रहा था। इसी बातचीत के दौरान फ्रेया अपने पिता से साफ शब्दों में कह देती है कि वो वुल्फ्रिक नाम के योद्धा से शादी कभी नहीं करेगी। तभी अभ्यास के दौरान गलती से फ्रेया के कंधे पर तलवार की चोट लग जाती है, तो राजा प्यार से उसकी मरहम पट्टी करने लगते हैं। ठीक उसी समय वुल्फ्रिक वहां आता है, लेकिन उसकी घमंडी और अजीब बातें सुनकर फ्रेया का मूड खराब हो जाता है और वो वहां से उठकर बाहर चली जाती है। इसके बाद वुल्फ्रिक राजा रथगर को एक बेहद परेशान करने वाली खबर देता है। वो बताता है कि पास के एक पूरे गांव पर किसी ने बहुत ही खौफनाक हमला किया है। पूरा इलाका खून से लाल हो चुका है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि वहां उन्हें एक भी इंसान की लाश नहीं मिली। छानबीन के दौरान उन्होंने एक अजीब से दिखने वाले आदमी को पकड़ा है, जो इस इलाके का वासी नहीं लगता। इसके बाद हम देखते हैं कि उस अजनबी को पूरे कबीले के सामने जंजीरों में जकड़कर खड़ा कर दिया जाता है और गांव के लोग हंसकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। पूछताछ के लिए वुल्फ्रिक उस आदमी को घसीटते हुए एक बंद कमरे में लाता है और उसका नाम पूछता है। वो अजनबी अपना नाम कीनन बताता है और कबीले वालों से एक झूठ कह देता है कि वो उत्तर की दिशा से यहाँ उड़ने वाले ड्रैगन्स का शिकार करने आया है। लेकिन उसकी इस अजीब बात पे कोई भरोसा नहीं करता,
क्योंकि कबीले के लोगों को पक्का शक था कि पड़ोसी गांव की उस भयानक तबाही के पीछे इसी कीनन का हाथ है। कीनन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वाइकिंग्स योद्धा बहुत ज्यादा ताकतवर थे और उसे दोबारा दबोच लेते हैं। रात के अंधेरे में जब कीनन अकेला कैद था तो वो एक जलते हुए गर्म लोहे के सरिये की मदद से अपनी लोहे की जंजीरों को पिघलाकर तोड़ने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक वहां फ्रेया आ पहुंचती है। दूसरी तरफ राजा रथगर अपने सेनापति वुल्फ्रिक से कीनन के बारे में पूछते हैं, लेकिन वुल्फ्रिक कहता है कि उस अजनबी ने अभी तक कोई बड़ा राज नहीं उगला है। तब राजा उसे हुक्म देते हैं कि उस तबाह हुए गांव के राजा गुनार को ढूंढ कर लाया जाए, ताकि उसे समझाया जा सके कि उसके गांव पर हुए इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। वुल्फ्रिक इस काम के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बरसों पहले राजा गुनार ने ही उसके पिता की जान ली थी, इसलिए वो उससे नफरत करता था। लेकिन राजा उसे समझाते हैं कि वो सब तुम्हारे पिता की खुद की लापरवाही की वजह से हुआ था, इसमें गुनार का कोई कसूर नहीं था। उधर जेल के अंदर फ्रेया कीनन से सीधे पूछती है कि क्या सच में उसी ने उस गांव के मासूम लोगों को मारा है, लेकिन कीनन इस बात से साफ इनकार कर देता है कि वो कोई कातिल नहीं है। इसके बाद वो अचानक फुर्ती दिखाते हुए खुद को बंधनों से आज़ाद करता है और फ्रेया के साथ साथ वहाँ खड़े गार्ड्स पे हमला करके उन्हें चित कर देता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। आधी रात के सन्नाटे में कीनन जंगल की तरफ भाग रहा था, लेकिन तभी अचानक गांव में दुश्मन के हमले का बिगुल बज जाता है। गांव के सभी सैनिक तलवारें लेकर मैदान में उतर आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि राजा गुनार की फौज ने उनके कबीले पर चढ़ाई कर दी है। लेकिन जब वो सब बाहर आते हैं तो वहां का नज़ारा देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि बाहर कोई इंसानी फौज नहीं थी। उन्हें जल्द ही समझ आ जाता है कि उनका सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि एक बेहद आदमखोर और खूंखार जानवर से है, जो गांव की दीवारों को लांघ कर अंदर घुस चुका है और लोगों को बेरहमी से मार रहा है। कीनन भी उस जानवर के पीछे दौड़ता है और उसके सामने खड़े होकर उसे मोरवन नाम से पुकारता है। यहाँ ये बड़ा खुलासा होता है कि कीनन असल में इसी अंतरिक्ष के ड्रैगन का खात्मा करने इस धरती पर आया है। कीनन उस पर वार करने ही वाला था कि तभी कबीले के सैनिक उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और दोबारा एक विशाल पत्थर से मजबूती से बांध देते हैं। उस लाचार हालत में कीनन को एक बार फिर अपने गृह की याद आती है, जब इन मोरवेंस नाम के राक्षसों की फौज ने उसके पूरे गृह को शमशान बना दिया था और कीनन चाहकर भी अपनी आंखों के सामने अपने परिवार और लोगों को बचा नहीं पाया था। अगले दिन की सुबह कबीले का एक छोटा सा गरीब बच्चा कीनन की लाचारी देखकर उसके पास आता है और अपने हिस्से के भोजन का एक टुकड़ा उसे खाने के लिए दे देता है। दूसरी तरफ कबीले के मुख्य लोग इस बात का पता लगाने में जुटे थे कि पिछली रात उन पर हमला करने वाला वो भयंकर जीव आखिर कौन था। इसके बाद कीनन को राजा रथगर के सामने पेश किया जाता है, जहां राजा उससे उस जीव के बारे में पूछताछ करते हैं। तब कीनन पूरे कबीले को बताता है कि उस मायावी जीव का नाम मोरवन है, जिसने पहले उसके खुद के गृह को पूरी तरह तबाह कर दिया था। कीनन समझाता है कि मोरवन अपने शिकार को फंसाने के लिए एक अजीब सी नीली चमकती रोशनी का इस्तेमाल करता है और पलक झपकते ही उसे मौत के घाट उतार देता है। सबसे खतरनाक बात यह थी कि उस जीव के पास खुद को अदृश्य करने की जादुई ताकत थी और वो कीनन की ही उड़न तश्तरी में छिपकर इस धरती तक पहुंच गया था। ये सच सुनते ही कबीले वाले गुस्से से पागल हो जाते हैं और कीनन को ही इस मुसीबत की जड़ मानकर उसे फांसी पर लटकाने की मांग करने लगते हैं। लेकिन राजा रथगर बीच में आकर जैसे तैसे सबको शांत करते हैं। कीनन जानता था कि वाइकिंग्स योद्धा अपने कबीले की रक्षा के लिए उस जीव का शिकार करने जंगल में जरूर जाएंगे, इसलिए वो राजा से विनती करता है कि वो भी इस शिकार पर उनके साथ चलना चाहता है। राजा उसकी बात मान जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सब बाहर आते हैं, फ्रेया पिछली रात का बदला लेने के लिए कीनन के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ देती है। इसके बाद कबीले के सबसे बेहतरीन लड़ाके मोरवन की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में राजा रथगर कीनन से कहते हैं कि अगर उन्होंने उस जीव को यहीं नहीं रोका तो इस धरती का हाल भी कीनन के गृह जैसा शमशान बन जाएगा। तभी आगे चल रहे वुल्फ्रिक को जंगल में कई इंसानों के अंग मिलते हैं। वो सुझाव देता है कि मोरवन को ढूंढने के लिए उन्हें छोटी छोटी टोलियों में अलग अलग दिशाओं में जाना चाहिए। कीनन सबको सचेत करता है कि सबका एक साथ रहना ही सुरक्षित होगा, लेकिन राजा वुल्फ्रिक की बात से सहमत होकर दो दो योद्धाओं को अलग अलग रास्तों पर भेज देते हैं। जब राजा रथगर और उनका वफादार सेनापति बोरोमीर एक तंग रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तभी अचानक आसमान से एक कटे हुए घोड़े का सिर सीधे उनके सामने आकर गिरता है। दूसरी तरफ कबीले के बाकी सैनिकों को एक अंधेरी गुफा के मुहाने पर कुछ सड़ी गली लाशें दिखाई देती हैं। तभी गुफा के अंदर से किसी के चीखने की भयानक आवाज आती है, जिसे सुनकर पूरी फौज तलवारें तानकर गुफा के अंदर घुस जाती है। वहां उनका सामना एक खूंखार जंगली भालू से होता है। गुफा के अंदर चारों तरफ लाशों के ढेर लगे थे,
जो असल में उसी तबाह हुए पड़ोसी गांव के लापता लोग थे। कबीले वालों को लगता है कि इस पूरे कत्लेआम के पीछे इसी भालू का हाथ है और वो सब उस पर टूट पड़ते हैं और अंत में कीनन अपनी तलवार के गहरे वार से उस भालू का काम तमाम कर देता है। कीनन की इस अदम्य बहादुरी को देखकर राजा रथगर बेहद खुश होते हैं और उसे बंधनों से पूरी तरह आज़ाद कर देते हैं। उस शाम पूरे कबीले में भालू के मारे जाने की खुशी में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। कीनन भी वाइकिंग्स के पारंपरिक वस्त्र पहनकर उस जश्न का हिस्सा बनता है, जहां गांव के लोग खुली बाहों से उसका स्वागत करते हैं और राजा उसे अपने बगल में बैठाकर मदिरा और भोजन परोसते हैं। इसी दौरान कीनन की नज़र उसी गरीब बच्चे पर पड़ती है जिसने उसे खाना दिया था। कीनन उसका कर्ज उतारने के लिए अपनी कीमती तलवार उस बच्चे को उपहार में दे देता है। बातचीत में वो बच्चा अपना नाम एरिक बताता है और कहता है कि एक पुरानी जंग में उसके माता पिता मारे गए थे, जिसके बाद से पूरा कबीला मिलकर उसका पालन पोषण करता है। कुछ देर बाद कबीले का मुख्य योद्धा वुल्फ्रिक खेल में कीनन को एक कठिन चुनौती देता है। इस खेल में कुछ सैनिक ढाल को अपने सिर पर रखकर कतार में बैठ जाते हैं और खिलाड़ियों को उन ढालों के ऊपर संतुलन बनाकर दौड़ते हुए आखिरी छोर तक पहुंचना होता है। कीनन इस खेल में कई बार लड़खड़ाता है और सेनापति बोरोमीर के ऊपर जा गिरता है, लेकिन वुल्फ्रिक उसका उपहास उड़ाने की बजाय मुस्कुराकर उसे हाथ देता है और खड़ा करता है। जश्न खत्म होने के बाद जब कीनन मुख्य हॉल से बाहर आता है तो फ्रेया उससे मिलने पहुंचती है और जंगल में उसके पिता की जान बचाने के लिए कीनन का आभार व्यक्त करती है। लेकिन कीनन उसे आगाह करता है कि असली खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि लोगों का शिकार करने वाला वो असली दैत्य मोरवन है, न कि वो भालू, और वो किसी भी पल दोबारा हमला कर सकता है। तभी अचानक कबीले के शंख बज उठते हैं, क्योंकि राजा गुनार की फौज ने अचानक उनके गांव पर धावा बोल दिया था। दोनों तरफ के योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें कीनन और फ्रेया भी अपनी तलवारों के जौहर दिखाते हुए कई दुश्मनों को ढेर कर देते हैं। मैदान के बीच राजा गुनार राजा रथगर को घेर लेता है और जैसे ही वो रथगर पर आखिरी वार करने वाला होता है, कीनन ऐन वक्त पर बीच में आकर राजा की जान बचा लेता है। कीनन और गुनार के बीच एक आर पार की लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है कि गुनार के सैनिक माहौल को भांपकर अपने राजा को पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि गुनार कीनन के सामने टिक नहीं पाएगा। जाते जाते गुनार राजा रथगर को ललकारता है और अपने गांव की बर्बादी का सारा दोष वाइकिंग्स पे मढ़ देता है। लड़ाई शांत होने के बाद फ्रेया कीनन को गुनार के साथ उनकी पुरानी दुश्मनों की कहानी बताती है। वो कहती है कि बरसों पहले जब वुल्फ्रिक के पिता राजा थे, तब उन्होंने फ्रांस पे चढ़ाई करने के लिए सभी पड़ोसी गांवों को इकट्ठा किया था, लेकिन राजा गुनार ऐन वक्त पर अपनी सेना लेकर नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से उसे एक धोखेबाज समझा गया और तब से दोनों कबीलों के बीच खून खराबा चल रहा है। दूसरी तरफ पराजित राजा गुनार अपनी बची कुची फौज के साथ जंगल के बीच डेरा डाले बैठा था। वो वुल्फ्रिक से बदला लेने की योजना बना ही रहा था कि तभी उनका एक सैनिक पानी के पास जाता है, जहां गहरे तालाब से अचानक मोरवन बाहर निकलता है और उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। गुनार और उसके सैनिकों को लगता है कि यह हमला वुल्फ्रिक के आदमियों ने किया है, लेकिन कुछ ही पलों में वो अदृश्य जीव एक एक करके गुनार के सभी सैनिकों को चीर फाड़ देता है और अंत में सिर्फ राजा गुनार अकेला बचता है, जो बिना अपनी जान की परवाह किए उस अदृश्य शैतान का सामना करने के लिए तलवार तान लेता है। कुछ समय बाद गुनार के कबीले के कुछ बचे हुए सैनिक भागते हुए वाइकिंग्स के गांव के दरवाजे पर पहुंचते हैं और अपनी जान बख्शने की भीख मांगते हैं। वुल्फ्रिक को लगता है कि ये दुश्मनों की कोई नई चाल है और वो अपने तीरंदाजों को उन पर तीर चलाने का हुक्म दे देता है। तभी राजा गुनार भी जख्मी हालत में वहां दौड़ता हुआ आता है, जो किसी तरह मोरवन के चंगुल से बचकर वाइकिंग्स से मदद मांगने आया था। लेकिन वुल्फ्रिक के सैनिक अंधाधुंध तीर चलाकर गुनार के सभी साथियों को मार डालते हैं। जब सिर्फ गुनार अकेला बचता है तो कीनन बीच में आकर सैनिकों को रोकता है और मुख्य दरवाजे खुलवाकर गुनार को अंदर बुला लेता है। अंदर आते ही वुल्फ्रिक गुनार की गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पूरे कबीले की नज़र जंगल की तरफ पड़ती है, जहां एक भयानक नीली रोशनी एक इंसान को बेरहमी से नोच रही होती है। देखते ही देखते वो नीली रोशनी खून से लाल हो जाती है और मोरवन का असली खौफनाक रूप सबके सामने आ जाता है, जो पल भर में दोबारा अंधेरे जंगल में गायब हो जाता है। अब पूरे कबीले को यकीन हो जाता है कि उनका असली दुश्मन कोई भालू या इंसान नहीं, बल्कि अंतरिक्ष से आया वही भयानक राक्षस मोरवन है। इसके बाद राजा रथगर सभी मुख्य योद्धाओं की एक बैठक बुलाते हैं, जहां गुनार और वुल्फ्रिक अब भी एक दूसरे को मारने पर उतारू थे। गुनार बताता है कि जब उसने उस जीव पर अपनी तलवार से वार किया तो ऐसा लगा मानो वो किसी ठोस चट्टान पर चोट कर रहा हो।
तब कीनन मशवरा देता है कि मोरवन को खुले मैदान में हराना नामुमकिन है, इसलिए उसे फंसाने के लिए एक गहरा जाल तैयार करना होगा। वुल्फ्रिक कीनन की बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि हमें इस बाहरी अजनबी की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस पे कीनन को गुस्सा आ जाता है और वो वुल्फ्रिक से कहता है कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, तुम्हारी सारी भविष्यवाणियां हमेशा गलत साबित हुई हैं। पहले तुमने भालू को कातिल माना और अब तुम्हारी वजह से गुनार की पूरी निर्दोष फौज मारी गई। दोनों के बीच हाहाकार मच जाता है और वो आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन राजा रथगर उन्हें अलग करते हैं और कीनन की योजना को हरी झंडी दे देते हैं। अगले दिन पूरा कबीला गांव के बाहर एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा खोदने के काम में जुट जाता है। उस गड्ढे को ऊपर से सूखी घास और लकड़ियों से इस तरह ढक दिया जाता है कि वो बाहर से एक आम झोपड़ी जैसा दिखाई दे। उस खाई के अंदर कई नुकीले खंभे गाड़ दिए जाते हैं और उसे पूरी तरह से ज्वलनशील तेल से भर दिया जाता है। कीनन का प्लान था कि मोरवन को इस नकली झोपड़ी के ऊपर लाकर उस गहरे तेल के कुएं में गिरा दिया जाए और फिर आग लगाकर उसे भस्म कर दिया जाए। इस सूझबूझ को देखकर राजा रथगर कीनन को अपने कबीले में एक ऊंचा पद दे देते हैं और कीनन अब आधिकारिक रूप से वाइकिंग्स का हिस्सा बन जाता है। रात के समय कीनन और फ्रेया उसकी झोपड़ी में बैठकर भोजन कर रहे होते हैं, जहां कीनन फ्रेया के सामने अपने जीवन का सबसे बड़ा और कड़वा सच बयां करता है। वो बताता है कि उसके गृह के लोग पूरे ब्रह्मांड पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। जब उनकी सेना मोरवन के गृह पर कब्जा करने पहुंची तो उन्होंने भयंकर बमबारी करके मोरवन की पूरी प्रजाति का विनाश कर दिया और बचे कुचे जीवों का बेरहमी से शिकार किया। कीनन भी उस विनाशकारी सेना का हिस्सा था और इस क्रूर काम के बदले उसके परिवार को एक आलीशान घर दिया जाना था। लेकिन गृह पे कब्जा करने के बाद उन्हें पता चला कि एक आखिरी मोरवन किसी तरह जिंदा बच गया है, जो छिपकर कीनन के ही अंतरिक्ष यान के वेंटिलेशन पाइप में बैठ गया और उसी के साथ इस धरती पे आ पहुंचा। कीनन खुद को इन सब मासूमों की मौत का गुनहगार मानता है, लेकिन फ्रेया उसे ढांढस बंधाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। इसके बाद फ्रेया कीनन को अपने पूर्वजों की पवित्र तलवार सौंपती है ताकि वो उस राक्षस का अंत करके इस धरती के लोगों की रक्षा कर सके। उसी रात कीनन, वुल्फ्रिक और राजा गुनार की सेना मोरवन को अपने जाल में फंसाने के लिए मैदान में उतरती है। कबीले के ऊंचे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और कीनन और वुल्फ्रिक अंधेरे में उस शैतान के आने का इंतजार करने लगते हैं। चारों तरफ घना अंधेरा था, इसलिए कीनन एक जलती हुई मशाल को जंगल की तरफ फेंकता है और रोशनी होते ही वो देखते हैं कि मोरवन बिल्कुल उनके सामने खड़ा था। तभी कबीले का एक पादरी ईश्वर का नाम लेते हुए मोरवन के सामने खड़ा हो जाता है और उसे वापस लौट जाने को कहता है, लेकिन वो आदमखोर जीव एक ही झटके में उस पादरी का सिर धड़ से अलग कर देता है। ये खौफनाक मंजर देखकर कीनन और वुल्फ्रिक तेजी से पीछे भागते हैं ताकि मोरवन उनका पीछा करते हुए सीधे उस छिपे हुए गड्ढे की तरफ आ जाए। उनकी ये योजना पूरी तरह सफल होती है और मोरवन सीधे जाके उस गहरे तेल के कुएं में गिर जाता है। लेकिन तभी बदकिस्मती से वुल्फ्रिक का पैर भी फिसल जाता है और वो भी उसी खड्डे में गिर जाता है। ऊपर से कबीले के भारी दरवाजे भी बंद हो जाते हैं, जिससे वुल्फ्रिक अंदर ही फंस जाता है। बाहर खड़े तीरंदाज उस तेल के कुएं में आग का तीर मारने ही वाले थे कि कीनन अपनी जान पे खेलकर एक संकरी जगह से वुल्फ्रिक को खींचकर बाहर निकाल लेता है। उसी पल उस खड्डे में एक जबरदस्त धमाका होता है और पूरी खाई आग के शोलों में बदल जाती है। सब लोग इस कामयाबी से खुश हो ही रहे थे कि तभी अचानक औरतों और बच्चों के कैंप के पीछे से एक और नया मोरवन बाहर निकल आता है। असल में वो उस बड़े मोरवन का छोटा बच्चा था। उसे देखते ही पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। फ्रेया खुद अपनी तलवार लेकर उस छोटे राक्षस का सामना करने आगे बढ़ती है। राजा रथगर भी अपनी बेटी की रक्षा के लिए मैदान में कूदते हैं, लेकिन वो छोटा मोरवन एक ही झटके में राजा को दूर फेंक देता है, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। तभी अचानक आग के गड्ढे में गिरा वो विशालकाय मोरवन भी जलती हुई हालत में बाहर छलांग लगा देता है और गुस्से में आकर आम लोगों पर हमला बोल देता है। वुल्फ्रिक और कीनन मिलकर उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दैत्य उन दोनों को हवा में उड़ा देता है। तभी राजा गुनार अपनी तलवार लेकर वुल्फ्रिक की मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मोरवन अपनी शक्तिशाली पूंछ के एक ही वार से गुनार का सिर धड़ से अलग कर देता है और दोबारा घायल हालत में जंगल की तरफ भाग जाता है। उसी समय छोटा बालक एरिक दौड़ता हुआ कीनन के पास आता है और बताता है कि एक दूसरा छोटा मोरवन भी है जिससे फ्रेया अकेली लड़ रही है। कीनन तुरंत उस दिशा में भागता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसका दिल टूट जाता है। वो देखता है कि राजा रथगर दम तोड़ चुके हैं और फ्रेया अपने पिता के शव को गोद में लेकर फूट फूट कर रो रही है। कीनन आगे बढ़कर फ्रेया को संभालता है और उसे हौसला देता है। अगले दिन मोरवन के खौफ की वजह से सभी गांव वाले अपना सामान समेटकर कश्ती के जरिए उस कबीले को छोड़कर जा रहे होते हैं।
बालक एरिक कीनन से कहता है कि वो भी उसके साथ गांव में ही रुकना चाहता है, लेकिन कीनन उसे समझाता है कि ये जगह अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसे बाकी लोगों के साथ कश्ती में बैठकर चले जाना चाहिए। वो एरिक से वादा करता है कि वो दोनों दोबारा ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद कीनन नए राजा वुल्फ्रिक के पास जाता है, जो अपने राजा पिता की मौत और कबीले की बर्बादी देखकर पूरी तरह हताश हो चुका था। कीनन उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है कि हम दोनों मिलकर उस राक्षस का नामो निशान मिटा देंगे ताकि हमारे लोग दोबारा खुशहाली से जी सकें। कीनन सेनापति बोरोमीर को मोरवन की चमड़ी को भेदने वाले नए और नुकीले हथियार बनाने का काम सौंपता है। इसके बाद कीनन फ्रेया और वुल्फ्रिक को लेकर उसी तालाब पर पहुंचता है जहां उसका अंतरिक्ष यान क्रैश हुआ था। वो पानी की गहराइयों में गोता लगाकर अपने यान से आधुनिक धातुओं के टुकड़े और हथियार बाहर निकालता है। इसी दौरान पानी के अंदर उसे मोरवन की परछाई दिखाई देती है, जिससे वो तुरंत तैरकर बाहर आता है। लेकिन बाहर आते ही वो देखता है कि उनकी नाव पूरी तरह टूट चुकी है। वुल्फ्रिक जमीन पर बेहोश पड़ा है और फ्रेया का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। उधर कबीले में बोरोमीर अंतरिक्ष की धातु से एक महाभाला बनाने में सफल हो जाता है। कीनन तुरंत वहां पहुंचता है और उस भाले को लेकर कबीले के एक पुराने कुएं के अंदर उतर जाता है, जहां से जमीन के नीचे एक खुफिया गुफा का रास्ता जाता था। वुल्फ्रिक और उसके सैनिक भी हथियारों के साथ उसके पीछे पीछे उस अंधेरी गुफा में प्रवेश करते हैं। दूसरी तरफ गुफा के एक गहरे हिस्से में फ्रेया की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को इंसानी हड्डियों और लाशों के ढेर के बीच पाकर बुरी तरह डर जाती है। जैसे ही वो वहां से भागने की कोशिश करती है, वो छोटा मोरवन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी उस जीव को कीनन और उसके साथियों के आने की आहट मिल जाती है और वो फ्रेया को छोड़कर सैनिकों की तरफ बढ़ जाता है। कीनन और उसके जांबाज साथी गुफा के उस हिस्से में पहुंच चुके थे जहां नीचे उबलता हुआ लाल लावा बह रहा था। तभी दोनों मोरवन उन पर एक साथ हमला बोल देते हैं। वाइकिंग्स योद्धा अपनी जान की बाजी लगाकर उनका सामना करते हैं और कड़ी मशक्कत के बाद उस छोटे मोरवन का खात्मा कर देते हैं। लेकिन इसी भयंकर लड़ाई के दौरान वो विशालकाय मोरवन सेनापति बोरोमीर को अपने जबड़ों में भींचकर मार डालता है। उधर गुफा के दूसरे कोने में फ्रेया के सामने वो जख्मी मोरवन आता है, जो आग में जलने की वजह से अब अंधा हो चुका था और सिर्फ आवाज़ों के सहारे फ्रेया को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी दीवार के दूसरी तरफ से कीनन और वुल्फ्रिक फ्रेया को जोर जोर से आवाज़ें देने लगते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर वो विशाल राक्षस उसी दीवार पर जोरदार प्रहार करता है, जिससे दीवार टूट जाती है और फ्रेया ऐन वक्त पर कूदकर अपनी जान बचा लेती है। मलबे के गिरने से दीवार में एक छोटा सा छेद हो जाता है। कीनन उस छेद के जरिए फ्रेया की तरफ वो आधुनिक भाला फेंकता है। फ्रेया उस भारी भाले को उठाती है और पूरे दम से उस अंधे मोरवन के सीने के पार कर देती है, जिससे वो छोटा राक्षस वहीं ढेर हो जाता है। फ्रेया और कीनन एक बार फिर एक दूसरे के गले लग जाते हैं, लेकिन तभी गुफा में एक भयंकर दहाड़ गूंजती है। वो विशालकाय मादा मोरवन वहां पहुंचती है और अपने बच्चे की लाश देखकर गुस्से से अंधी हो जाती है। अब वो कीनन और उसके साथियों के खून की प्यासी हो चुकी थी। कीनन, फ्रेया और वुल्फ्रिक जान बचाकर भागते हुए गुफा के मुहाने पर एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं, जहां से नीचे उतरने का रास्ता बेहद ढलान भरा और खतरनाक था। फ्रेया का पैर फिसलता है और वो खाई में गिरने ही वाली होती है कि कीनन हवा में लपक कर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींचता है। तभी अचानक वो विशाल मोरवन पीछे से आकर वुल्फ्रिक पर एक जानलेवा हमला कर देता है और उसे उठाकर सीधे कीनन की तरफ फेंक देता है। वुल्फ्रिक बुरी तरह जख्मी हो जाता है और वो राक्षस दोबारा गुफा के अंधेरे में छिप जाता है। कीनन अपनी पवित्र तलवार लेकर अकेले उसके पीछे गुफा में घुसता है और फुर्ती से वार करके मोरवन की एक टांग काट देता है। जैसे ही वो राक्षस पीछे से कीनन पे दोबारा झपटता है, फ्रेया पीछे से आकर उस पर तलवार से वार करती है। कीनन तुरंत मुड़कर उस राक्षस पे लगातार कई प्रहार करता है, लेकिन वो विशाल जीव कीनन को घसीटते हुए पहाड़ी के बिल्कुल किनारे तक ले आता है। कीनन अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है और एक आखिरी जोरदार वार से मोरवन का मुख्य हाथ काट देता है, जिससे वो विशालकाय अंतरिक्ष का राक्षस संतुलन खोकर गहरी खाई में बहते लावे के अंदर गिर जाता है और हमेशा के लिए भस्म हो जाता है। इस भयंकर युद्ध के बाद कीनन और फ्रेया दौड़कर वुल्फ्रिक के पास पहुंचते हैं, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वुल्फ्रिक पूछता है कि क्या उस शैतान का अंत हो गया, जिस पर दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं। वुल्फ्रिक को कीनन की जांबाजी पर बहुत गर्व महसूस होता है और वो मरते मरते अपने गले का शाही लॉकेट कीनन के हाथों में सौंप देता है, जिसका मतलब था कि उसके बाद अब कीनन ही इस कबीले का अगला राजा होगा। इसके बाद वो दोनों बचे हुए कबीले के लोगों को मोरवन के खात्मे की खुशखबरी सुनाते हैं। कीनन फ्रेया को चूम लेता है और उससे विवाह करके उस वाइकिंग्स कबीले का नया राजा बन जाता है।
वो बालक एरिक को कानूनी रूप से गोद ले लेता है और धरती पे मिले अपने इस नए परिवार के साथ हमेशा हमेशा के लिए इसी दुनिया का होकर रह जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अंतरिक्ष के योद्धा और वाइकिंग्स कबीले की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐतिहासिक जंग? अगर वीडियो पसंद आई हो तो मूवी डिकोडर के इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देना। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और सस्पेंस से भरी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल मूवी डिकोडर को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। कमेंट करके बताओ कि क्या कीनन ने राजा बनकर सही फैसला किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप डिकोडिंग।